जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं सर? कोई आवाज नहीं आ रही है। तो सुन रहे सर। अच्छा, सब सुन रहे हैं। ठीक है। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं सुनील जी? बहुत बढ़िया सर। ठीक है। प्रैक्टिस कैसी चल रही है एस्ट्रोलॉजी की? ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा इसमें बाकी गुण बचे हैं, वो जरा इसमें सीख लेंगे फिर मैच मेकिंग भी आपने बोला तो। हाँ, लेकिन अब 3 महीने में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बनने वाले हैं, सारे स्टूडेंट। ठीक है। भृगु नंदी नारी और वैदिक में अंतर यही है कि वैदिक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी जिंदगी भर पढ़िए, खूब मजा आएगा। और पवित्रता के साथ पढ़ने पे, पढ़ाने पे, चाहे कंसल्टेशन देने पे ग्रह की सुखता भी जीवन में मिलती है। तो भृगु ऋषि और नंदिकेश्वर ने बहुत उसको शॉर्ट कर दिया, जिससे कि कम समय में आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाए। तो ये लाभ हो गया एस्ट्रोलॉजर के लिए। शुरू करें? हाँ जी। और कैसे हैं श्वेता जी आप? जॉब करती हैं ना? आप टीचर हैं? हाँ, सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी सर। प्रणाम प्रणाम सर। राधे प्रणाम। राधे। देखिए, 4 क्लास जो वैदिक का बेसिक है, ये देने का पर्पस यह था कि आप खूब अच्छा से भृगु नंदी नाड़ी सीख पाए। क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं जिनको नहीं आता है कुछ भी, यानी पहली बार एंट्री लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो एक उद्देश्य था कि वे भी बहुत अच्छा से सीख पाए। तो दिल में इस प्रकार के विचार आए तो हमने 4 क्लासेस फ्री कर दी। ये आपके 48 में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। यह ज्ञान आपको हर जगह काम आएगा। यानी आप किसी ओकल्ट के किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे वास्तु कंसल्टेंट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ये जो पढ़ेंगे आप 4 दिन, ये आपको हर जगह काम आएगा। इसी पे पूरा ओकल्ट समझिए कि बेस्ड है। ठीक है। तो आप सभी पुराने स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम, सारे तो नहीं। तो मुझे ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी है, सर हम लोगों को भी भेज दिया आपने 4 क्लासेस के लिए। जी फिर से बोलिए। हम लोगों को भी आपने 4 क्लासेस भेजे, वो जो वैदिक के। सभी के लिए है, इट इज। जो भी इनरोल्ड हुए हैं भृगु नंदी नारी के लिए, उन्हीं के लिए है। इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए है, इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल तो कल था, जो वर्कशॉप था। आज से सिर्फ पेड स्टूडेंट जो हैं उन्हीं का क्लास है। उन्हीं को हमने कमिटमेंट किया था कि आपको हम 4 क्लास बेसिक का फ्री देंगे। वे सारे इनरोल्ड हैं, जैसे आप इनरोल्ड हैं वैसे ही आपके ग्रुप में जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, दे ऑल आर पेड स्टूडेंट, इनरोल्ड थैंक स्टूडेंट। यू सर, थैंक यू। ठीक है। फ्री का तो सिर्फ कल था, वो समाप्त हो गया। अब मुझे ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी है, इसके 4 पिलर कहे जाते हैं। ये 4 पिलर का नाम मुझे बता दीजिए। ग्रह नक्षत्र। ठीक है, बढ़िया बोला है आपने। ट्वेल्व राशि। ठीक है। 27 नक्षत्र। बहुत बढ़िया।
देखिए आने रख दो थोड़ी। यानी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए ये चारों पिलर आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। ये चारों पिलर जितना स्ट्रोंग रहेगा, एस्ट्रोलॉजी रूपी जो बिल्डिंग है, जो महल है, वो उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा। लेकिन अब भृगु ऋषि और नंदिकेश्वर ऋषि ने क्या किया कि 90% जो प्रेडिक्शन है वो सिर्फ 9 प्लैनेट्स पे ही बेस्ड कर दिया, यानी आसान कर दिया। 25% तो यही आसान कर दिया। नक्षत्र तो साफ हटा दिया, हाउस को और साइन को 5-5% वजन दिया है। यानी 9 प्लैनेट्स के जो सिग्निफिकेशंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको अच्छी तरह याद कर लेना है। फिर उसके कॉम्बिनेशन जो आपको बताए जाएंगे, 70 कॉम्बिनेशन है, उसको याद कर लीजिए और उसी पे पूरी बीएनएन बेस्ड है। चाहे जिस प्रकार का भी प्रश्न हो, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाइल्ड का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न, दुनिया का किसी भी प्रकार का प्रश्न जिसका रिप्लाई आप वैदिक ज्योतिष से देते हैं, वे सारा रिप्लाई आप बीएनएन से दे सकते हैं। लेकिन आपका कमांड होना चाहिए, 9 ग्रह के सिग्निफिकेशंस जो हैं याद होना चाहिए, और जो 70 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसको याद कर लीजिए। और कॉम्बिनेशन भी बड़ी लॉजिकल है, यानी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरह तो याद हो जाएगा, आसान है। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं, उसकी चर्चा बड़ी कम करेंगे, सिर्फ जहां उसका कंपैरिजन आएगा वहीं उसकी चर्चा करेंगे। बाकी अभी आपको ये पढ़ना है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले, इस सौर मंडल क्या होता है? सोलर सिस्टम। All planets revolving around sun. बात चक्कर सर। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी सबसे पहले यह जानना है कि सौर मंडल है क्या। समझने की भाषा में, ये घर के बाहर जो आकाश दिख रहा है, स्काई, आप समझिए कि ये सौर मंडल है और इसी में सारे ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। इसके सेंटर में सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य से सबसे नजदीक किसकी कक्षा है, ऑर्बिट? बुध की। बहुत बढ़िया। सूर्य से जो सबसे नियरेस्ट कक्षा है वह है मरकरी का, बुध का। उसके बाद किसका है? उसके बाद है वीनस। वीनस का, शुक्र की। शुक्र की। ठीक है, उसके बाद मार्स। किसका है? मार्स। उसके बाद पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी की है, पृथ्वी की। अर्थ की।
और सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? मून। मून। बहुत बढ़िया। जो भी आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपग्रह। हम्म। यानी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड हैं, वे उपग्रह कहलाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इनको ग्रह की संज्ञा दी गई है। इनको ग्रह मान लिया गया है, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके गुण दोष हैं, जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं, वे ग्रह से ही मिलते हैं। और पृथ्वी को ग्रह से हटा दिया। नौ ग्रह में पृथ्वी को तो नहीं लेते हैं ना। लेकिन नहीं। लेकिन दूसरे लोक के वासी के लिए पृथ्वी एक ग्रह है। हम लोग पृथ्वी को माँ की संज्ञा देते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ ही सारे ग्रह मूव करते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ मूव करती है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, भू केंद्रीय सिद्धांत आपको ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में नहीं ले जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। थोड़ी जानकारी के लिए बीच बीच में बोल दिया करेंगे, ताकि थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान आपको हो आ जाए। अच्छा। हम्म। पृथ्वी के बाद किसकी कक्षा है? मार्स की। बहुत बड़ी। मार्स की कक्षा है। और मार्स के बाद? जुपिटर। बहुत बढ़िया। मार्स के बाद जुपिटर का ऑर्बिट है। और सबसे लास्ट में किसका ऑर्बिट है? सैटर्न। शनि। सैटर्न की। अब आपको यहां यह समझना है कि जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर है, उसका मूवमेंट, उसकी गति, उसकी चाल उतनी स्लो है। जो सूर्य से जितना ज्यादा नजदीक है, वह उतना ज्यादा फास्ट मूव करता है। सूर्य से सबसे नजदीक मरकरी है। तो मरकरी कितने दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है? बोल दिया। सबसे नजदीक मरकरी। तो मरकरी एक राशि में कितने दिन रहते हैं? अभी रफली 22-23 दिन रहते हैं। 22 दिन। 22 दिन लिखा जाता है एवरेज, लेकिन ग्रह 20। कभी अतिचारी हो जाते हैं, यानी काफी तेज दौड़ने लग जाते हैं, तो 22 दिन से पहले राशि परिवर्तन कर लेते हैं। कभी ज्यादा समय तक वक्री हो जाते या मंदगामी हो जाते, तो देर तक रह जाते, महीना दिन बाद भी राशि परिवर्तन करते। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि मरकरी एक राशि में कितने दिन तक होते हैं, तो आपको कहना है लगभग 22 डेज। ठीक है। अच्छा। मरकरी के बाद किसकी कक्षा थी? वीनस। वीनस की। अब 22 दिन से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये याद रखने में आपको एक बढ़िया सा सूत्र का काम करेगा, और याद रखना जरूरी है अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। तो वीनस एक राशि में कितने दिन होते हैं? 25 दिन। तीसरे नंबर पे सूर्य की बारी है।
ये कितने दिन पे राशि परिवर्तन कर लेते हैं? 30 30 दिन। दिन। नैना जी बताइए। 30 days। बहुत बढ़िया, 30 days। उसके बाद किसकी बारी आएगी? मार्स की। 45 days। उसके बाद जुपिटर 1 year यानी 12 महीना। और सबसे लास्ट में ऑर्बिट शनि देव का, तो ये कितना दिन? 30 महीना, 30 महीने, हाँ, 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष। या 30 months। अब कौन बच गया? 3 ग्रह बच गए। सबसे फास्ट मूविंग प्लानेट चंद्रमा है। ये कितने दिन में राशि परिवर्तन करते हैं? 2.25 दिन में। हाँ, 2.15 days। 2.25 दिन। राहु और केतु बच गए। 18 months। 18 month यानी 1.5 वर्ष। ये सभी आपको याद रखना है। ये बिल्कुल ए से शुरुआत हुई है आपके बेसिक की। इसको याद रखिए, ठीक है। ये तो आपने सौर मंडल पढ़ लिया और उसमें स्थित ग्रहों की गति का ज्ञान आपको हो गया। अब इसमें 2 चीज और जान लीजिए नॉलेज के लिए, एस्ट्रोनॉमी है ये। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह हैं? तो 2 2। ग्रह हैं। 2 ग्रह हैं, मरकरी और वीनस, है ना। मरकरी वीनस, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिट के ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक कक्षा के ग्रह। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ग्रह हैं इनको इनर ऑर्बिट के प्लानेट माने जाते हैं। और जो पृथ्वी से ऊपर ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह यानी आउटर ऑर्बिट के प्लानेट माना जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक। अब मुझे राशि मंडल बताइए। सौर मंडल तो आप लोगों ने बता दिया। अब मुझे बताइए कि ये राशि मंडल क्या है। नाम से ही स्पष्ट है कि वह मंडल जिसमें राशियां हैं, 12 राशियां हैं। नाम से स्पष्ट है ना। तो ये है क्या राशि मंडल? व्हाट इज दिस? सर ये देखिए। राशि मंडल में 12 राशियां एक के पीछे एक घूमती रहती हैं। और जिसमें सबसे पहली राशि मेष है, फिर वृष है, इस तरह से सर 12 राशियां, उनका नंबर हमें ठीक 1 से लेके 12 तक दिया हुआ है। ठीक ठीक। तो राशि फिक्स है या मूव करता है? सर राशि मूव करती है। मूव करती है। और नक्षत्र मूव करते हैं या फिक्स हैं? तो नक्षत्र भी मूव करते हैं। मूव करते हैं। और ग्रह मूव करते हैं या फिक्स हैं? और वो भी मूव करते हैं। अच्छा। कितने स्टूडेंट देवेंद्र जी की बातों से एग्री कर रहे हैं? राशि या नक्षत्र फिक्स्ड है, ग्रह मूव करते हैं। बहुत करेक्ट। बढ़िया। या नैना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया।
राशि और नक्षत्र बिल्कुल फिक्स हैं अपने जगह पे। इन्हीं राशि और नक्षत्र में नौ ग्रह मूव करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। अभी इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है देवेंद्र जी। जी सर। जिसका भी आकार सर्कल है, जो भी सर्कल के शेप का है, जो भी वृत्तीय शेप का है, उसका मान कितना होता है? किसका सर? 360 जो डिग्री। भी गोल वस्तु ब्रह्मांड में है 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आकाश मंडल है, इसको भी गोल मान लिया गया, राउंड। ठीक है, ये बाहर जो आपको आकाश दिख रहा है, हमने उसी का सर्कल खींच दिया है, क्योंकि इसी में नौ ग्रह भ्रमण करते हैं और इसी में 12 राशियां हैं। अच्छा, ग्रह को देखा जा सकता है क्या? हाँ जी सर, ग्रह को देखा जा सकता है। राहु और केतु तो आ, उनको नहीं देखा जा सकता क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी। ठीक है, राहु केतु को छोड़ के सभी ग्रह को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। और जब ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं तो खुली आंखों से भी दिखते हैं। सूर्य और चंद्रमा तो ऑलवेज दिखते हैं। जुपिटर वीनस भी दिख जाते हैं, मरकरी भी दिख जाते हैं। शनि देव को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत दूरी पे है वे। जुपिटर पीला दिखाई देंगे, वीनस सबसे शाइनिंग स्टार के रूप में दिखाई देंगे, मरकरी ग्रीनिश दिखाई देगा, मंगल रेडिश दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान देंगे ना, टॉप फ्लोर पे चले जाइए और देखने की कोशिश करिए, तो धीरे धीरे पहचानने लग जाएंगे। चलिए, अब ये राशि मंडल हमने बताया बनाया। अब इसमें राशियां 30-30 डिग्री पे एक दूसरे से बिल्कुल फिक्स जगह पे हैं। वे मूव नहीं करते, स्थिर हैं। ठीक और है सर। इन्हीं राशियों में, हर राशि में ये जो 27 नक्षत्र हैं, तो 2.25 नक्षत्र एक राशि में बिल्कुल फिक्स बैठे हैं, वो नहीं मूव करते। अब कैसे फिक्स हैं देखिए। ये राशि मंडल को 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 राशियां हैं। एस्ट्रोनॉमी में जिनको मजा नहीं आता है, उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। फलित वाले एस्ट्रोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं। इट इज रॉन्ग एटीट्यूड। एक ही दिन का तो क्लास है, फिर उसके बाद बस एक दो टॉपिक ही पढ़ाना है एस्ट्रोनॉमी का। इतना नहीं जानेंगे तो सारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, है ना। हम लोगों ने तो इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ी एस्ट्रोनॉमी की, सारा पढ़ा। दिल में इच्छा भी होती है कि एस्ट्रोनॉमी भी लॉन्च करूं, लेकिन डर लगता है कि पता नहीं स्टूडेंट इनरोल्ड होंगे कि नहीं होंगे, या इनरोल भी होंगे तो 2-4 क्लास के बाद छोड़ के बैठ जाएंगे। पता चलेगा कि मैं अकेला बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अब ये 0 डिग्री या 360 डिग्री इसको मानेंगे। 0 डिग्री है ये, और यही 360 डिग्री भी है। तो ये मेष राशि है। 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एरीज साइन है, मेष राशि। जब दूरबीन से आप एरीज राशि को देखेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये दिखाई देगा, भेड़े के आकार का। जैसा इसका रूप है, शकल है, आकार है,
वैसा ही नाम महर्षियों ने इसको दे दिया है। ठीक है, ये फिक्स है। यानी एरीज साइन 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही दिखाई देगा, आगे पीछे नहीं। दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ, टॉरस। टॉरस या वृषभ, ये आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बिल्कुल फिक्स दिखाई देगा। तीसरी राशि का नाम बता दीजिए। मिथुन। मिथुन या जेमिनी। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये सब याद रखना है, ठीक है ना। चौथी राशि कौन है? कर्क। कैंसर। 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में मिलेगा। पांचवी राशि बताइए, लियो। डिग्री बताइए। 150। ठीक है, 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में मिलेगा। सर इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, जैसे आपने बताया? अभी मेन। बताएंगे, अभी बता रहे हैं, अभी बता ठीक रहे है। हैं, वहां आते हैं, अभी आने वाले हैं। बिल्कुल। एक मिनट। लिब्रा। ठीक है, ये राशि मंडल है और ये 30-30 डिग्री से एक दूसरे पे अवस्थित है, ये फिक्स है। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल, सभी लोग समझ गए। और जब इसी मंडल को हम 27 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वह नक्षत्र मंडल कहलाएगा। नक्षत्र को भृगु जी और नंदिकेश्वर ऋषि ने हटा दिया है, इसीलिए इन 4 क्लासों में नक्षत्र को नहीं पढ़ेंगे। वही सब पढ़ने वाले हैं जिसका यूज भृगु नंदी नारी में होना है। ठीक है, ये 4 दिन में उसी का बेसिक पढ़ेंगे, जिससे कि बीएनएन समझने में आपको बड़ी आसानी हो, फटाफट समझ पाए। अच्छा, डायरेक्शन में कल बताऊंगा पूरा 12 राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप मेष राशि के हैं तो आप में क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाए जाएंगे, उस सब चर्चा करेंगे कल। वैसे देवेंद्र जी ने प्रश्न किया है, तो 1-5-9 इसका ईस्ट डायरेक्शन होता है, 2-6-10 ये वेस्ट होते हैं, ये सॉरी साउथ होते हैं, 3-7-11
वेस्ट होते हैं, 4, 8, 12 नॉर्थ होते हैं। पूरा चार्ट हमने 4 लाइन में ही 12 राशि का बना रखा है। तो अभी अगर टाइम मिला तो आज एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो कल कर। ठीक ठीक है। है सर। हाँ, ठीक है सर। पूरा पढ़ेंगे, माने 12 राशि के तत्व पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, है ना। उसके सारे गुण दोष का वर्णन करेंगे, जिससे कि लोगों के हाल भाव को देखकर आपको अंदाज लग जाएगा कि यह राशि इसका मेष होना चाहिए या धनु होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। सर एक बार प्लीज और रिपीट कर दीजिए, मतलब 2, 6, 10, सर कौन सा बताया आपने डायरेक्शन? ईस्ट के राइट में कौन सा डायरेक्शन है? इसके राइट में सर साउथ है, तो 2, 6, 10 और साउथ। साउथ साउथ के बगल में कौन सा हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा सर। और 4, 8, 12 नॉर्थ हो जाएगा। कल बताने वाला हूँ बड़ा डिटेल्स में, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। ये चलिए मैं बता देता हूँ 1 मिनट में। सॉरी, ये साउथ है। ये भृगु नंदी नाड़ी में खूब पढ़ना है। ये चार्ट बनाना है आपको, इसी से पूरा डायरेक्शन, इसी पे ग्रह के मूवमेंट का पता चलेगा और आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। कल इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज उसके पहले का चीज पढ़िए, ये आगे का कोर्स है, आगे का टॉपिक है। यहां तक सभी को सभी बातें समझ में आ गई, किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को तो याद होगा, 12 राशियां अभी चर्चा भी चली। ये 12 राशियां जो है वो हमारे बॉडी के किसी न किसी पार्ट को प्रभावित करता है। जब राशि के आधार पे अपने बॉडी को आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 पार्ट में डिवाइड होगा, और नक्षत्र के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 27 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी हर नक्षत्र हमारे बॉडी के एक पार्ट को प्रभावित करता है। उसी प्रकार जो 12 राशियां हैं, सारे लोग म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है प्लीज। देवेंद्र जी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अच्छा सर। जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सभी को अनम्यूट कर रखा है। क्लास में जनरली अनम्यूट करके ही लेता हूं, जिससे कि आप खूब बढ़िया से समझिए। कहीं दिक्कत है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच जाए वो क्लास के लास्ट में पूरा पूरा पढ़ लीजिए, पूछ लीजिए, ट्रक भर भर के, चिंता नहीं करिए, ठीक है। नेम ऑफ द साइंस, जो नए स्टूडेंट हैं वे ध्यान से पढ़ें, सभी लोग पढ़ें। राशियों के नाम, इसका स्वामी ग्रह यानी लॉर्ड ऑफ द साइन, और इनका अंगों पे प्रभाव।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये बड़ी काम आएगा आपको, यहाँ भी काम आएगा। एक नंबर पे किसको लेते हैं? वहाँ इंग्लिश में तो हमने लिख दिया था एरीज, या हिंदी में लिख लीजिए। इसके स्वामी ग्रह कौन है? कोई नहीं बता रहे हैं। मंगल। 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 मंगल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मार्स। मार्स। ठीक। अच्छा, मेष राशि हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सबसे ऊपर पकड़ लीजिए। ब्रेन, हेड। ये काल पुरुष का मेष राशि हमारे बॉडी का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, और फिर सीरियल वाइज नीचे चले जाइए, 12 12 दोनों पैर को प्रभावित करेगा। तो ये हो गया आपका हेड। हेड को हिंदी में क्या लिखेंगे? सिर। सिर। अच्छा, तो इसको जानने का क्या फायदा होता है? क्यों जानना है कि मेष राशि हमारे हेड को प्रभावित करता है? क्यों जानना है? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन एस्ट्रोलॉजी? ये जान के क्या फायदा होगा, बताइए मुझे। सर तो ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी भाव में जहाँ मेष राशि है वहां पर अगर एफ्लिक्शन है, तो इसका मतलब इस उस भाग में हमारे बॉडी के प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं। तो बहुत बढ़िया जवाब, खूब अच्छा, खूब बढ़िया। आपके मेष राशि में, यानी जातक के मेष राशि में अगर दो या दो से अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो उनको हेड से रिलेटेड समस्या होगी। माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। अगर मंगल केतु का प्रभाव है तो एक्सीडेंट में सर में चोट आ सकता है। जितना बड़ा एफ्लिक्शन उतनी बड़ी परेशानी। ठीक है, इसीलिए जानना है। और मेष राशि काल पुरुष का कौन सा हाउस आता है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आता है। काल पुरुष किसको बोलते हैं? विष्णु जी, विष्णु जी। हु इज द काल पुरुष? विष्णु जी। भगवान विष्णु को काल पुरुष मान लिया गया, और उनका लग्न मेष मान लिया गया है। टाइम बच गया तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ये काल पुरुष की कुंडली है। तो काल पुरुष की कुंडली में पहले घर में कौन सी राशि है? मेष मेष राशि। सर। मेष। मेष राशि है। ठीक है ना? तो यानी आपकी कुंडली में मेष राशि पाप पीड़ित में हो, यानी डबल एफ्लिक्शन में हो, या कुंडली का पहला घर डबल एफ्लिक्शन में हो, तो हेड से रिलेटेड समस्या है। क्लियर हो गया सभी को? यानी पहला घर पीड़ित हो या मेष राशि पीड़ित हो, चाहे मेष राशि किसी भी हाउस में हो, पहले घर में हो, पांचवें घर में हो, 10वें घर में हो, 12वें घर में हो, अगर मेष राशि पीड़ित है तो हेड से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। कुंडली का पहला घर पीड़ित है तो हेड से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। कब आएगा? आएंगी, पता तो चल गया। पता चला 70 साल के एज में आएगा, या जब हम 5 वर्ष के रहेंगे तभी आ जाएगा? कैसे पता चलेगा? दशा के हिसाब से। दशा बहुत से। बढ़िया,
यानी उस हाउस को, उस राशि को प्रभावित करने वाले ग्रह जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आएंगे और उनके ऊपर से ट्रांजिट में कोई पापी ग्रह गुजर रहा होगा, तो फिर इसकी संभावना 100% बन जाएगी, पूरी पूरी बन जाएगी। उस समय प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। यानी नेटल चार्ट में भी एफ्लिक्शन हो और ट्रांजिट में वह हाउस पापी ग्रह से पीड़ित हो, तो उस हाउस से रिलेटेड जो समस्या नेटल चार्ट में है वह एक्टिव हो जाता है, या उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वह एक्टिव हो जाता है। अब महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा भी चल रहा है और गोचर में वह पाप पीड़ित भी है, तब संभावना पूरी पूरी बन जाएगी। उस समय आपको प्रिकॉशंस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आएगी। ठीक है। दो नंबर किसको बोलते हैं? वृषभ। वृषभ राशि। टॉरस। वृष हाँ, टॉरस, वृषभ या वृष। इसके स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र। वीनस। वीनस, हिंदी में बोलते हैं इनको शुक्र। ये टॉरस हमारे सिर के नीचे क्या है? कोई नहीं बोल रहे हैं। फेस। फेस है। टीथ भी है सर। हाँ, उसमें आ जाएगा। तो कारक को भी लेना पड़ता है। अब जैसे टीथ का कारक मार्स है, राहु भी है, तो राहु अगर एफ्लिक्शन में है, इसकी दशा चल रही है, तो दांत से रिलेटेड समस्या आएगी। जैसे किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए हाउस, हाउस लॉर्ड और उसके सिग्निफिकेटर तीनों को देखना होगा। ठीक है ना? तब फाइनल प्रेडिक्शन। और अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो बचाव हो जाएगा। ठीक है। अब किसी के वृष राशि में मंगल भी है, केतु है, तो निश्चित रूप से पिंपल्स वगैरह सारे चेहरे पे हो जाएगा। चेहरे की ग्लेजिंग समाप्त, चाहे जातक गोरा चिट्टा क्यों ना हो। और सांवला ही है, लेकिन सेकंड हाउस या वृषभ राशि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, सुंदर ग्रह। सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? वीनस शुक्र। और मून। जी। वीनस और नंबर मून। नंबर 1 पे वीनस और नंबर सेकंड मून। मून। ये दोनों सुंदर ग्रह है। सुंदर ग्रह है, रोमांटिक ग्रह है दोनों। तीसरा कौन है? बुध। जमी। मिथुन या जेमिनी, जेमिनी, बुध, है ना? मर्क्यूरी। अब चेहरा के नीचे क्या है? ये है ना, गर्दन। गला है। इसके स्वामी ग्रह मरकरी, बुध, तो ये गले को प्रभावित करता है। और गले से जुड़ा हुआ हमारी बाजुएं हैं, भुजाएं। यानी थर्ड हाउस में दो या दो से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उनके हाथ टूटने का डर होता है। चोट एक्सीडेंट में उनका हाथ टूट जाएगा। मंगल केतु का प्रभाव है तो हाथ कट भी जाता है। ठीक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे पहले एबीसीडी पढ़ना होता है। चौथा बता दीजिए मुझे, क्या बोलते हैं इसको? कर्क स्वामी ग्रह
चंद्रमा। ये हार्ट का जो पार्ट है, ये नाभि के ऊपर का पार्ट, पेट के ऊपर का पार्ट। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सन, सूरज। पेट का जो पार्ट है वहां आता है। इसलिए अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं आपकी आपको आएगी, क्योंकि इसका लॉर्ड सूर्य है। कल पढ़ेंगे, नवग्रह को अच्छी तरह बताएंगे। कन्या का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध, इंग्लिश में मरकरी। ये नाभि का पार्ट है। देखिए, अगर आपके कुंडली में मकर राशि पाप पीड़ित है, शनि पीड़ित है, तो घुटना काम करना बहुत कम उम्र में ही बंद कर देगा। घुटना आपका खूब अच्छा काम करे तो पैरों का कारक, यानी तलवों के ऊपर का जो पार्ट है, वो शनि का क्षेत्र है। थोड़ा वॉकिंग किया करिए, पैर मजबूत रहेगा तो शनि देव की शुभता मिलेगी जीवन में। हर ऑर्गन का अभी आप देख रहे हैं कि एक स्वामी ग्रह है। अगर वह ग्रह खराब है तो उस ग्रह से रिलेटेड जो ऑर्गन है, यानी उस ऑर्गन का जो रूलिंग प्लानेट है, वह भी कमजोर माना जाएगा। ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इससे आपके बॉडी के ऑर्गन हेल्दी होते हैं, तो उस हेल्दी ऑर्गन का जो कारक ग्रह है उसकी शुभता भी जीवन में मिलती है। इसीलिए मॉर्निंग वॉक को भी नौ ग्रह की शुभता से जोड़ा गया है। ठीक है। योगा प्राणायाम को हर ग्रह से जोड़ा गया है। आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, इससे आपके जीवन में नौ ग्रह की शुभता आती है, जीवन में प्रोस्पिरिटी आता है। ठीक है। सूर्योदय के पहले जगिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, तो जीवन में नेम फेम प्रोस्पिरिटी सब मिलने वाला है। कितना मिलेगा, इसमें आपका भाग्य भी कोऑपरेट करेगा।
है ना। 100 नंबर तो पराक्रम से आप ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत डीप साधना में जाना पड़ेगा। चलिए, घुटना ठीक रखने के लिए एक और उपाय आपको मैं बताता हूँ। शनि की शुभता के लिए भी एक और उपाय बता देता हूँ, जो साइंटिफिक भी है, रिलीजियस भी है। सरसों तेल से दोनों तलवों की मालिश करिए। अगर घुटनों की शिकायत है तो दोनों पैर की मालिश कर लीजिए। 2-2 मिनट कर लीजिए, रात में सोने के पहले बेड पे ही कर लीजिए। शनि भी ठीक, पैर भी मजबूत। और अधिक उम्र होने पे दोनों पैर को मजबूत रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वजन बढ़ने मत दीजिए। आपकी कैपेसिटी 60 केजी भार उठाने की है, और आपके सर पे अगर 100 किलो का वजन रख दिया जाए, 1 क्विंटल रख दिया जाए, तो क्या होगा? अब पूरे शरीर का भार ये दोनों पैर ढोता है, और आपने वजन बढ़ा के 1 क्विंटल कर दिया। अभी क्या करेगा बेचारा दोनों पैर? जो चलना चाहिए था इसको 80 ईयर्स, 50 ईयर्स में जवाब दे देगा। ठीक है, वजन नहीं बढ़ने दीजिएगा। वॉकिंग करिए, योगा प्राणायाम करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए, भोजन पे ध्यान दीजिए, फैट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फैट किन का बढ़ जाता है बताइए? आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, एज पर द एस्ट्रोलॉजी बताइए। जुपिटर लगन में हो, जुपिटर लगन को देखे। बहुत बढ़िया। लग्न के आसपास भी हो तब भी बढ़ा देता है। लग्न में हो तब तो बड़ी बात हो गई। वो अगर 12th हाउस में है या सेकेंड हाउस में है तब भी वजन बढ़ा देता है। वजन बढ़ाने के लिए दूसरा ये रीजन है कि जलीय तत्व की राशि लग्न में हो। जलीय तत्व की राशि कौन कौन है? 4 8 12। हाँ, अभी तो बताया था। 4 8 12। देवेंद्र जी ने पूछा था तो चार्ट बनाया था ना। 4 8 12 जलीय तत्व है, और उसमें जलीय ग्रह हो। जलीय ग्रह कौन कौन है? कर्क, वृश्चिक, मून और वीनस। वीनस। मून और वीनस जलीय ग्रह है। 4 8 12 जलीय राशि है। तो जलीय राशि में, यानी जलीय राशि लग्न में हो और लग्न में जलीय ग्रह हो, तो उनका वजन बढ़ जाने की संभावनाएं बनती है। कब कब वजन बढ़ेगा? जब उस जलीय ग्रह की दशा अंतर्दशा आए। ठीक है, चलो। 11 नंबर पे कौन है? वेरियस। हाँ, घुटना के नीचे का जो पार्ट है, इसको हिंदी में पिंडलियां बोलते हैं। घुटना के जस्ट नीचे और दोनों पैर के ऊपर। पैर के सबसे नीचे का जो पार्ट है, ठीक है। अब इससे क्या होगा लाभ आपको, कि आपके पास कोई कुंडली आई और आपने देखा कि इसका मकर राशि पाप पीड़ित है, उसका लॉर्ड शनि भी पाप पीड़ित है, तो उसको बोलिए कि बेटे प्रिकॉशंस ले लो। दोनों पैर को सोने सप्ताह रात में सरसों तेल से मालिश कर लीजिए। सरसों तेल किसका तत्व है? किस ग्रह का? शनि। शनि है। शनि की शुभता का एक एक्सीलेंट रेमेडी है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरे शरीर की मालिश करिए सरसों तेल से, खुद ही कर लीजिए।
एक्सरसाइज भी हो जाएगा, शनि भी ठीक, आप स्वस्थ भी रहेंगे, चेहरे पे निखार भी आएगी, हर तरह से लाभ मिलेगा। अगर सातों दिन तेल लगाते हैं तो बड़ी उत्तम बात है, लेकिन इतना टाइम किसके पास है? अगर कभी कभी लगाते हैं तो किस दिन नहीं लगाना चाहिए तेल? जो शनि के शत्रु ग्रह हैं उस दिन तेल नहीं लगाइए। संडे को मत लगाइए, ट्यूसडे को मत लगाइए, थर्सडे को मत लगाइए। बाकी 4 दिन में कभी भी लगा लीजिए, सप्ताह में एक दिन लगा लीजिए, काम चल जाएगा। 2 दिन लगा लें, बड़ी अच्छी बात है। और तलवों की मालिश तो सातों दिन करिए, बड़ी लाभ मिलेगा। नाभि में सरसों तेल, दोनों तलवों में सरसों तेल की मालिश रात में सोने के एक एक दो दो मिनट, एक एक दो 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 मिनट दोनों पे लगाइए, बहुत है। स्वस्थ भी रहेंगे, शनि देव भी खुश, आप स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक बताया, उसमें कुछ भी किन्हीं को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यह जानना आपको जरूरी है, ग्रहों का मंत्रिमंडल। सूर्य को ग्रहों के मंत्रिमंडल में कौन सा पद प्राप्त है? राजा। राजा, बहुत बढ़िया। इसका माने क्या हुआ? ये क्या बताता है? राजा है, क्या हुआ भाई? सबका लीडर हेड। है, हेड है, अथॉरिटी है, डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बढ़िया। इसका माने क्या हुआ, यानी इसका फलित क्या हुआ एस्ट्रोलॉजी में, कि जो सूर्य प्रधान लोग होंगे, यानी लग्न में सूर्य की राशि हो, या चंद्रमा सिंह राशि में हो, या कुंडली में सूर्य पावरफुल स्थिति में हो और उसकी दशा आ जाए, या लग्न में अथॉरिटी मिल सूर्य बैठ जाएगी, जाए। अथॉरिटी मिलेगी। हाँ, ऐसे लोग, इनको कहा जाता है बॉर्न लीडर। राजा है तो राजाओं वाली क्वालिटी। आमतौर पे कर्क लग्न और सिंह लग्न वालों का जन्म अच्छे परिवार में होता है, यानी जन्म से ही उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। इट इज नॉट 100% ट्रूथ, ठीक है ना? ये जो आम परिभाषाएं होती है, इसको 70-80% तक ओके माना जाता है आमतौर पे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में यह कहा जाता है कि सिंह लग्न और कर्क लग्न वालों के पास सुख सुविधाएं चल के आती है। जैसे है ना कि कोई आपको खोजता हुआ आ रहा है कि श्वेता जी का घर कौन है जी, नैना जी का घर कौन है ना? ढूंढता हुआ आ रहा है, पूछता हुआ। तो नॉकिंग करता हुआ सुख सुविधाएं इनके पास आती है। और मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए क्या कहा जाता है? संघर्ष उनको ढूंढता हुआ आता है कि भाई ब्रह्मा ने, विधाता ने मुझे उनके पास भेजा है, कौन है उनका घर? वो नॉकिंग करता हुआ पहुंचता है। यानी मकर और कुंभ लग्न वालों का जीवन संघर्ष में होता है। कर्क और सिंह लग्न वालों का जीवन सुखमय होता है। ये आम बातें हैं।
पूरी प्रेडिक्शन के लिए तो आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं। कोई भी चीज प्रेडिक्ट करने के पहले आपको तो पूरी कुंडली देखनी पड़ती है ना। लेकिन ये आम बातें हैं। सूर्य क्या है? राजा है। तो सूर्य प्रधान लोगों में राजाओं वाले ट्रेट्स पाए जाएंगे। राजाओं वाली सुख सुविधा उनको मिलेगी जन्म से। यानी लीडरशिप क्वालिटी होगी, डोमिनेट करने की भावना होगी, ऊंचे पद पे पाए जाएंगे। या प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो कंपनी में सीईओ, डायरेक्टर, चेयरमैन, ऊंचे पोस्ट तक चले जाएंगे। यानी उनके पास ऑथोरिटी होगी, नेम फेम होगा, 10 लोग सैल्यूट देंगे, ऐसे पोस्ट को होल्ड करेंगे। या यानी मुखिया हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, एमएलए एमपी मंत्री हो सकते हैं, है ना। आज के डेट में अब राजतंत्र तो है नहीं, तो प्रजातंत्र में राजा कौन है? जिनके पास भी अथॉरिटी है, जो भी 10 सैल्यूट लेने का पोस्ट होल्ड कर रखे हैं। ठीक है। तो मंत्रिमंडल में, ग्रहों के मंत्रिमंडल में किस ग्रह को कौन सा दायित्व, पोस्ट दिया गया है, इससे आपको फलित करने में सुविधा होगी। आपने देखा कि बच्चे के लग्न में सूर्य है ना। तो उस बच्चे को डांट डपट करके आप बात नहीं मनवा सकते हैं। या लग्न में मंगल है तो उसको डांट डपट करके, पिटाई करके उससे आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं। मंगल वाला बहुत एग्रेसिव होगा, वो मार पिटाई कर लेगा, टूट जाएगा, वो बात नहीं मानेगा आपकी। ये सूर्य वाले लोग, ये झुकने उकने वाले नहीं होते हैं। इनको सैल्यूट चाहिए होता है, ये लोग सैल्यूट नहीं करने वाले होते हैं। ठीक है। चलिए, संसार में जो भी चमकता हुआ पोस्ट है ना, ये सब सूर्य के अधीन है। सूर्य की कृपा के बगैर 10 लोग आपको सैल्यूट दें ऐसा पोस्ट नहीं मिलेगा। सूर्य को मजबूत करिए। कैसे करेंगे सूर्य को मजबूत? सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल देना है। बहुत बढ़िया। नियम बनाइए कि सूर्योदय के पहले तो जरूर जग जाना है। आज के डेट में ब्रह्म मुहूर्त का जो फॉर्मूला है वो लागू तो नहीं होता, बहुत व्यस्त लाइफ हो गया है। हाँ? लेकिन सूर्योदय के पहले जरूर जग जाइए, निश्चित रूप से। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में कुछ भी डाल के, प्लेन वाटर मत दीजिएगा। ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं लोग, व्यू वगैरह बढ़ाने के लिए, प्लेन वाटर दो, प्लेन वाटर दो। बहुत गंदा प्रचार करते हैं, कुछ नहीं आता है। बिल्कुल शास्त्र में मना किया गया है, प्लेन वाटर नहीं देना है। आप कुछ नहीं तो हल्दी पाउडर डाल दीजिए, जुपिटर भी मजबूत हो जाएगा। रॉली डाल दीजिए, मंगल मजबूत हो जाएगा। काला तिल डाल दीजिए। फूल तो बड़ा मुश्किल है, कहाँ से लाएंगे तो फूल। सादा प्लेन वाटर नहीं देना है, ध्यान रखिए। और जमीन पे जल नहीं देना है। सूरज का जल जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, जमीन पे क्यों नहीं गिरना चाहिए? क्यों मना किया शास्त्र ने कि सूरज को जो हम अर्घ देते हैं, जल देते हैं, वो डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरना चाहिए? वाई? क्यों? सर इसका लॉजिक ये, जैसे हम खाना हम खुद भी खाते हैं तो वो बेसिकली ज़मीन पे गिरना उसका ठीक नहीं माना जाता है। उसको थोड़ा गंदगी बोल लीजिए, जो मर्जी, वो वाला चीज़ मानी जाएगी। हमने ऑफर किया जो सूर्य देव को, आई थिंक इस कारण से उसका नीचे गिरना ठीक नहीं माना जाता। दैट इज जस्ट माई थॉट। देखिए, महर्षियों ने अच्छी बातों को ना धर्म से जोड़ दिया है, जिससे कि लोग इसको करें। अब संसार में करोड़ों लोग सवेरे सवेरे सूरज भगवान को जल देते हैं। अगर वे सभी ऐसी जमीन पे गिरा दें
तो करोड़ों लोगों द्वारा जल की बर्बादी हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि पौधे में दीजिए। अब करोड़ पौधों को उनके जल देने के कारण जल मिल गया ना, भोजन मिल गया, है ना। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि आप पौधे में उस जल को गिराएंगे तो पौधों को भी तो जल मिल जाएगा ना। बस पूजनीय पौधे में मत गिराइएगा। तुलसी, सन्नी, जो भी पूजनीय पौधा है, तो उनको फ्रेश वाटर ऑफर करिएगा, क्योंकि वह भी सूरज की तरह पूजनीय है। फूल वाले जो गमले हैं उसमें डालिए, तो जल की बर्बादी से भी बच जाएंगे। जल बर्बाद करेंगे तो आपका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। जिसके कारक तत्व को आप बर्बाद करेंगे, जिस कारक तत्व को की अवहेलना करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे, तो जो ग्रह उस कारक को सिग्निफाई करता है वह ग्रह आपका खराब हो जाए। पिताजी को सूर्य का कारक तत्व बनाया गया, अपने पिता का सम्मान करिए। कुंडली में सूर्य नीच का भी है तो उच्च का फल देगा। चंद्रमा को माता से जोड़ा गया, तो माता का सम्मान करिए। एडल्ट को 3 से 4 लीटर जल निश्चित रूप से डेली पीना चाहिए। अगर पसीना बहाने का काम है तो थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन 4 लीटर से ज्यादा मत पीजिएगा, नहीं तो खराबी करेगा। और 3 लीटर से कम भी नहीं पीना है। तो 25% का मार्जिन मिल गया। आप 3 से 4 लीटर जल डेली पीजिए, आप स्वस्थ भी रहेंगे और चंद्रमा भी संतुलित होगा, उसकी शुभता भी मिलेगी। तो चंद्रमा को कौन सा पद दिया गया है मून को? रानी है, क्वीन। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या मीनिंग हुआ? मातृत्व, परोपकारी, केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल। यानी चंद्र प्रधान लोग क्वीन है, रानी है। ये पसीना बहाने वाला काम इनसे नहीं होगा, ठीक है ना। ऑफिस में बैठ के दिन रात काम करवा लीजिए, धूप में काम ये नहीं करेंगे। क्वीन है, कोमल है, सोफिस्टिकेटेड है, दया की भावना इनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा माँ है। कोऑपरेटिव है, दयालु है। यानी इनके पास 2 रोटी अपने खाने के लिए है, लेकिन कोई भूखा आ जाएगा तो 1 रोटी उसको खिला देंगे। ये बहुत दयावान होते हैं। यानी लोगों को खोज खोज कर मदद करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। माँ है ना, नालायक बच्चों का भी ये ख्याल रखते हैं। जल का कारक है, तो इनमें एडजस्टमेंट की कैपेसिटी होती है। यानी अपना सेक्रीफाइस करके भी ये हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जल को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का रूप धारण कर लेता है, आप थाली में रखेंगे तो थाली का रूप धारण कर लेगा, है ना। जहां रखेंगे उसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मंगल क्या है? सेनापति। सेनापति। तो इसका इसका क्या मतलब? सैनिक वाले गुण है, संघर्ष शक्ति है। बिल्कुल। मंगल प्रधान लोग ना जनरली लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं। कुंडली में अगर कोई मंगल प्रधान लोग हैं तो आप देखिएगा कि वो पंगा में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि मंगल को लड़ाई झगड़ा से जोड़ा गया है। लेकिन ये सेनापति लोग हैं, बहुत हिम्मत होता है, बहुत मेहनती होते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, ही अकेले डरने वाले नहीं हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है। और फौज में ऊंचे पोजीशन पे जो भी लोग हैं, तो उनका मंगल बहुत पावरफुल होता है।
और मंगल अगर किसी का अच्छा है तो कहा जाता है कि 12 बजे रात में भी अगर उनको सूचना मिली कि आपके ऊपर कष्ट है या आपको उनकी आवश्यकता है तो पहुंच जाएंगे मदद करने के लिए। बहुत हेल्पफुल होते हैं, सभी का सम्मान करने वाले। कोई भी ग्रह जो अच्छा है तो उसमें उस ग्रह के अच्छे ट्रेड्स पाए जाएंगे, और कुंडली में जो ग्रह खराब है तो उस ग्रह के बुरे ट्रेड्स उसमें पाए जाएंगे। तो मंगल का बुरा ट्रेड्स क्या है? लड़ाई झगड़ा करना। ये चोर है, डकैत है, किडनैपर है, मर्डरर है, रेपिस्ट है, सारे उल्टे पुल्टे काम करने वाले हैं ये। तो मंगल अगर कुंडली में दो या दो से अधिक पापी ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसे लोगों से दूर रहा करिए। ये बदमाश लोग हैं, न इनको धर्म का ख्याल है न कर्म का ख्याल है, उल्टे पुल्टे जो मर्जी काम इनसे करवा लीजिए। अच्छी स्थिति में है तो यही लोग देश के रक्षक होते हैं, और मंगल खराब है तो यही लोग देशद्रोही टेररिस्ट होते हैं। ठीक है। जो भी इंटरनेशनल अवार्ड विनर है स्पोर्ट्स की दुनिया में, उनका मंगल बहुत पावरफुल होता है, स्पोर्ट्स का भी कारक होता है मंगल। ठीक है। गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक लार्ज फोर्स से ये काम लेने की एबिलिटी रखते हैं। बुध क्या है? कुमार। ये प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। अगर कुंडली में मरकरी अच्छा है तो ऐसे लोग अपने उम्र से कम एज का दिखते हैं, और लग्न में हो तब तो और भी जल्दी। एज 60 है दिखेंगे 50 के, एज 50 है दिखेंगे 40 के। वाणी का कारक है तो इनकी वाणी काफी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन का कारक है, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, अच्छा कैलकुलेशन होता है इनके पास, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करने वाले होते हैं। स्टडी के कारक हैं, तो अगर कुंडली में मरकरी पाप पीड़ित है तो उनके स्टडी में ब्रेक जरूर आता है। ठीक है। कोई स्टूडेंट का कुंडली आपके पास आया और उनकी कुंडली में मरकरी आपने देखा कि पाप पीड़ित है, तो रेमेडी उसका जरूर करवा दीजिए। रेमेडी से सुधार कितना होगा ये भगवान के हाथ में है, लेकिन अपना कर्म तो 100% सही करना चाहिए ना। यानी अपनी चाबी तो हमेशा लगाइए। भगवान जिस दिन चाबी लगा देंगे तो लॉकर खुल जाएगा। बैंक में लॉकर होगा आप सभी का। ये लॉकर वाले, लॉकर के मालिक सुनील जी बैठे हैं, बैंक मैनेजर रिटायर्ड। सुनील जी, अरे नीचे हाँ देखिए। जी। बैंक में जो लॉकर है तो जी। आप जब मैनेजर थे आप अपनी चाबी लगाते थे, और क्लाइंट्स नहीं लगाएगा तो खुलेगा लॉकर? नहीं खुलेगा, नहीं नहीं खुलेगा। खुलेगा। वो लॉकर कब खुलेगा? जब दोनों चाबी लगेगी। दोनों चाबी। तो अपना चाबी तो हमेशा लगा के रखिए 24 घंटा। भगवान को जब लगाना होगा लगा देंगे तो खुल जाएगा लॉकर, है ना। तो फिर जो चाहिए मनचाही वस्तु आपको मिल जाएगी। नेम फेम धन दौलत अथॉरिटी जो चाहिए मिल जाएगा। अपनी चाबी लगा के रखिए ऑलवेज, पता नहीं भगवान कब अपनी चाबी लगा दे। ठीक है। यानी अपना 100% लगाइए। कर्म आपके हाथ में है, कर्म फल ईश्वर ने अपने हाथ में सुरक्षित रखा है। क्यों सुरक्षित रखा है? कर्म आपको दे दिया, कर्म फल अपने हाथ में रख लिया। बताइए, इनजस्टिस है ना हम लोगों के साथ? है क्या? क्यों रख लिया? अरे भाई, हम जो भी कर्म करते हैं
वह फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता है, चाहे हम मन से करें, तन से करें, वचन से करें। और इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज के पास है। पुण्य करते हुए तो आपको लगता है कि भगवान देख रहा है, और पाप करते हुए सोचते ही नहीं है कि भगवान देख रहा है। कोई आपको देख भी रहा है, लेकिन उनके कंप्यूटर से आप नहीं बच सकते। उनका इतना पावरफुल लैपटॉप है कि वो कैच कर लेता है। मन में विचार आया कि वो कैच हो जाएगा वो, तो उसका फल तो निर्धारित कर रखा है ना। तो फिर आपको कैसे दे देगा? बृहस्पति को बताइए क्या है? जी। ये मंत्री हैं, देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं। बुध बुद्धि का कारक है, जुपिटर ज्ञान का कारक है। एस्ट्रोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं उसका कारक बुध भी है, बृहस्पति भी है, और शुक्र भी है वैदिक ज्योतिष में। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कैसे जानेंगे कि ये बुध के प्रभाव का एस्ट्रोलॉजर है, जुपिटर से एस्ट्रोलॉजर बना है, या वीनस से बना है? तीनों एस्ट्रोलॉजर है। बुध वाले होंगे तो थोड़े मनी माइंडेड होंगे, अच्छा, और और बृहस्पति वाले मतलब ये कि उनको ज्यादा किसी का कल्याण होना चाहिए ऐसा सोचने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और शुक्र वाले? शुक्र वाले देंगे सलाह, लेकिन वो थोड़े खुद उनका लग्जूरियस भी वो रहता है नेचर उनका। शुक्र वाले का ऑफिस एकदम मेंटेन्ड मिलेगा। बढ़िया सा सोफा लगा हुआ, चेयर लगा हुआ, रिसेप्शन पे खूब अच्छा बोलने वाली एक लड़की होगी, खूब बढ़िया मैनेज्ड ऑफिस होगा। फीस भी बहुत हाई रखेंगे, और खूब मधुर बातें बोलेंगे। और ये लोग रोमांटिक होते हैं, पैसा अच्छा चार्ज करेंगे, खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, और बढ़िया वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। यानी इनके घर के नीचे दो चार गाड़ियां लगी मिलेगी, और खूब भव्य मकान होगा इनका। तो समझ जाइए कि शुक्र प्रधान वाले हैं। बुध वाले खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं, वाणी का खूब अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। यानी अपनी वाणी से आपको कभी कष्ट नहीं होने देंगे। ये वाणी के कला में पारंगत होते हैं। कब कहाँ क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, इसमें इनको महारत हासिल होता है। और यदि इनको कोई ठग भी नहीं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता। सकते हैं ना? ये बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं। और ठगे कौन जाते हैं? सर बृहस्पति द्वारा संचालित है। जुपिटर प्रधान लोग ठगे जाते हैं। इनके दिल में कॉपरेशन की भावना, दयालुता, ज्ञान बांटने की भावना, दूसरों का भला करने की भावना है ना। कोई गरीब लोग आएंगे, इनको कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फ्री में कुल्ली दे देंगे। आवाज आ रही है डॉक्टर मोनिका के यहाँ से, म्यूट कर लीजिए प्लीज मैम। ठीक है। अच्छा, तो बृहस्पति मंत्री है, तो ऐसे लोग बैंक मैनेजर होते हैं। वित्त का कारक है, फाइनेंस का कारक है, धन का कारक है। तो जुपिटर धन की भी कमी नहीं होने देता है। यानी आवश्यकता के अनुकूल धन आपको जरूर मिल जाएगा। ज्ञानी लोग होते हैं, परोपकारी होते हैं। शुक्र वाले भी दयालु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन इनको अपने जीवन में वैभव यानी भौतिक। ये आवाज आ रही है डॉक्टर मोनिका के यहाँ से। जरा म्यूट करो तो।
चलिए, मैंने म्यूट कर दिया सभी को। बड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी। शनि क्या है? शनिदेव सेवक। ये सेवक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? क्यों इनको ग्रहों के मंत्रिमंडल में सेवक का दर्जा दिया गया है? क्यों कहा जाता है सेवक है? आपके जितने सबोर्डिनेट हैं वह शनि का रूप है। अगर उसके साथ आप चीटिंग करते हैं तो शनि की पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। ये आपका कर्माज है, कर्म का कारक है। कर्म अगर आपका दोषपूर्ण है तो शनि की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। शनि प्रधान लोग जनरली नौकरी के फील्ड में पाए जाते हैं, सेवा के क्षेत्र में होते हैं। जो ग्रह जिस चीज का कारक है, उस ग्रह की प्रधानता जिसकी कुंडली में है, तो उस ग्रह के फील्ड में होते हैं। पेट्रोल पंप का मालिक शनि प्रधान लोग होते हैं। जमीन के नीचे जो भी पदार्थ पाया जाता है, यानी जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस पर आधिपत्य शनिदेव का है, सेवक है। राहु केतु क्या है? छाया ग्रह है। हाँ। जी, सोल्जर, सैनिक है सर, सैनिक। हाँ ठीक। द्वारपाल कहा गया है, ये रक्षक हैं, द्वारपाल हैं। भगवान शिव का इनको द्वारपाल कहा जाता है। शिव की साधना से राहु केतु भी अच्छे हो जाते। और शिव का ध्यान अगर माथे पे चंद्रमा सहित करते हैं तो चंद्रमा की भी शुभता मिलती है। हर प्लानेट को एक देवी देवता से जोड़ा गया है। उस ग्रह की शुभता पाने के लिए उस ग्रह का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, या उनके जो देवी देवता हैं उनका मंत्र जाप करने से भी उस ग्रह की शुभता जीवन में मिलेगी। सूर्य की शुभता पाने के लिए सूर्य खुद ही प्रत्यक्ष देवता है, उनकी शरण में चले जाइए। चंद्रमा के लिए भगवान शिव के शरण में चले जाइए और हार्ट चक्र पे ध्यान करिए। यहाँ चंद्रमा का वास है, कर्क राशि यहाँ है ना, पढ़ा ना? ये मेष, ये वृषभ, ये मिथुन, ये कर्क। तो हार्ट चक्र पे ध्यान करिए भगवान शिव का चंद्रमा सहित। तो चंद्रमा भी ठीक, और भगवान की शरण में जाने पे तो सारा चीज मिलता है। ग्रह के पास तो ये दूत हैं, देवताओं के सेक्रेटरी माने गए हैं। तो इनके पास लिमिटेड अथॉरिटी है देने के लिए, यानी जिस हाउस के लॉर्ड हैं और जिसका वे कारक हैं वे देंगे आपको। कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर पाप पीड़ित है तो मन में पीड़ाएं आती रहेगी, कोई ना कोई कारण से कुछ ना कुछ कारण बनेगा और मानसिक परेशानी के दौर से गुजरेंगे। तो अपने आप से कमिटमेंट करिए कि जो भी हो मैं अपने आप को परेशान नहीं होने दूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, और जो फल होगा कोई बात नहीं। कंप्लीट सरेंडर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नहीं तो चंद्रमा अगर पीड़ित है कुंडली में तो सुख का कारक है, तो ये सुख छीन लेगा, यानी हमेशा आप परेशान रहेंगे। और 90% परेशानी बेवजह होगी, वजह से तो कम ही होता है। अच्छे लोग तो अपनी गलती कम ही करते ना, दूसरे के गलती का इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे ड्राइविंग आप रोड पे बढ़िया करते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन दूसरे के गलती के कारण एक्सीडेंट हो जाता है ना? ऐसा होता है ना? तो चंद्रमा की शुभता के लिए हार्ट चक्र पे किसी भी देवी देवता का ध्यान करिए जिनको आप मानते हैं। चंद्रमा ज्यादा कमजोर है तो चंद्रमा के मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। मंगल की शुभता के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए।
या ओम अंग अंगारकाय नमः। बुध की शुभता के लिए किसके शरण में जाएंगे? सर गणेश जी की। हाँ, गणपति की आराधना से भी बुध बहुत अच्छा फल देते हैं। बुधवार वाले दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करिए। कार्य में जो व्यवधान आते हैं वे कमेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। ओम गंग गणपते नमः या दुर्गा माता की आराधना से बुध भी अच्छा फल देते हैं, वीनस भी अच्छा फल देते हैं, चंद्रमा भी अच्छा फल देता है। तीनों ग्रह की शुभता मिलती है और राहु केतु की भी शुभता मिलती है। छाया रूपेण माता को कहा गया है, तो राहु केतु भी अच्छे फल देंगे, वीनस का भी अच्छा फल मिलेगा, मरकरी का भी मिलेगा, मून का भी मिलेगा। लेकिन जिसमें आपकी श्रद्धा है उसी देवी देवता को लेकर चलिए। 90% डिवोशन आपका अपने आराध्य के प्रति होना चाहिए, 10% ही दूसरे देवी देवता। बृहस्पति की शुभता के लिए बृहस्पति की शुभता का एक्सीलेंट रेमेडी है हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का जप करिए। सर्दी के दिनों में दूध में हल्दी पाउडर डालकर सेवन करिए। गर्मी के दिन में भी कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम करिएगा क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। स्वस्थ भी रहेंगे, ग्रह भी ठीक हो जाएगा। वीनस की शुभता के लिए लक्ष्मी माता या दुर्गा माता के शरण में जाइए। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः या बीएनएन पढ़ने से भी शुक्र आपका पावरफुल हो जाएगा। क्यों पावरफुल हो जाएगा बीएनएन पढ़ने से? बीएनएन को वीनस से जोड़ा गया है। बताइए, कल बताया था ना, स्पष्ट ये नहीं बताया था लेकिन आपको कल के लेक्चर से पता हो जाना चाहिए था कि वीनस से क्यों जोड़ा गया है वीनस वीएनएन को। वीनस कुंडली में बहुत पावरफुल है तो बहुत अच्छा बीएनएन के ज्ञाता हो जाएंगे आप। अगर नहीं है तो बीएनएन पढ़ने से वीनस ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा, कौन बताएंगे मुझे? बीएनएन, भृगु ऋषि है ना सर, वीनस भृगु रिलेटेड। हाँ बहुत बढ़िया जवाब। भृगु ऋषि इसे के प्रणेता हैं और निंदिकेश्वर ऋषि। भृगु ऋषि शुक्राचार्य जी के पिताजी हैं। तो बीएनएन, हालांकि एस्ट्रोलॉजी के अधिष्ठात्री देव जुपिटर को बनाया गया है ना, लेकिन एक मुख्य प्लानेट होता है ना, तो बीएनएन का मुख्य प्लानेट यानी हीरो वीनस है। वीएनएन अच्छा है, ये सॉरी वीनस अच्छा है तो आपको बड़ी मजा आएगा बीएनएन पढ़ने में। बहुत अच्छा नहीं है तो बीएनएन आधा घंटा ही सही डेली पढ़िए, आप सभी तो इनरोल्ड हैं, इससे वीनस अच्छा हो जाएगा। कुंडली में जहां का भी लॉर्ड है उस हाउस की सुखता मिलेगी और वीनस के पास कुछ भी है। आज के समय में वीनस का सुख हर किसी को चाहिए। वीनस आपकी पत्नी है, वीनस आपका वैवाहिक सुख है, वीनस आपका लग्जरियस गाड़ी है, वीनस आपका भव्य महल है। जो भी मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, जो भी भौतिक सुख है, जो भी विलासिताएं हैं, सब वीनस के पास है। वीनस कमजोर तो जीवन में खुशियां नहीं मिलेगी। भोग विलास भौतिक सुख सब वीनस के पास है। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान सब वीनस के पास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस सबको रिवाइज करिएगा, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा, जो इनरोल्ड ग्रुप है उसमें, और जो भी स्टूडेंट हैं सभी के पास आ जाएगा। तो रिकॉर्डिंग भी सुनिए, नोट भी तैयार करिए और कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो भी इसमें पढ़ रहे हैं ये सब आपको बीएनएन में मदद करेगा। वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ जो बेसिक का भी पार्ट है और बीएनएन को अच्छा करने में ये आपको मदद करेगा।
क्योंकि आप में से बहुत सारे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं जो पहली बार एस्ट्रोलॉजी में एंट्री लिए हैं, तो उनको थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए, और कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन होगा कल कर लीजिएगा, समय हो गया है। थोड़ी मेरी एक अच्छी या गंदी आदत है कि मैं समय पे शुरू करता हूं और समय पे समाप्त करने की पूरी कोशिश रहती है। चलिए, शुभ रात्रि टू ऑल। तो Yes, sir. गॉड ब्लेस यू।